The next topic for today, relationship between equilibrium constant, reaction quotient and Gibbs free energy. हमको ये पता है कि reaction quotient Q क्या होता है? That is equal to concentration of the products upon concentration of the reactants. ठीक है? At equilibrium हमने पढ़ा था कि at equilibrium Q is equal to K, that is the reaction quotient that becomes equal to equilibrium constant. तो जब हम लोग relationship देखते हैं that is between delta G and Q, it is given by delta G is equal to delta G naught plus RT natural log of Q. ठीक है, डेल्टा G is equal to delta G naught plus RT natural log of Q. Now at equilibrium delta G that becomes equal to 0. ठीक है, so ये रिलेशनशिप क्या दे रहा है? डेल्टा G naught क्या है? स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी. जब सारे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स जो है वो स्टैंडर्ड स्टेट में है, दैट इज एट रूम टेम्परेचर एंड एट अ प्रेशर ऑफ 1 bar. ठीक है, सो डेल्टा G एट इक्विलिब्रियम हम बोलते हैं डेल्टा G is equal to 0. क्यों डेल्टा G 0 है? Because rate of forward reaction becomes equal to rate of backward reaction. Therefore delta G 0 हो जाता है. ठीक है, and at equilibrium also Q becomes equal to what? K, as we have put over here. तो equilibrium पे ये वाली इक्वेशन क्या आ जाएगी? 0 is equal to delta G naught plus RT natural log of K. हमने यहाँ पे डेल्टा G 0 कर लिया, यहाँ पे Q की वैल्यू जो है वो K ले ली because we are taking the equation at equilibrium. ठीक है, अब ये क्या आ जाता है? This will come as delta G naught is equal to RT natural log of K. इस इक्वेशन को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, माइनस आएगा. वेरी गुड, तो माइनस हम इस साइड ले लेंगे. ठीक है, आप डेल्टा G को इस साइड, क्योंकि गिब्स फ्री एनर्जी क्या होती है? नेगेटिव होती है ना हमेशा फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन. तो अगर ये डेल्टा G नेगेटिव इस साइड आता है तो वी आर टेकिंग नेगेटिव साइन ऑन दी अदर साइड. अब इसको नेचुरल लॉग को हमको कन्वर्ट करना है इनटू लॉगरिथम्स. सो डेल्टा G नॉट that is equal to minus 2.303 RT log of K. राइट, ये वाला जो रिलेशन है ये लास्ट वाले चैप्टर में भी कर सकते थे हम, बट बिकॉज हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं किया था तो उस वाले चैप्टर में मैंने इसको छोड़ दिया था. अब हमें पता है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, हमें ये भी पता है कि डेल्टा G क्या होता है. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हुआ? When rate of forward reaction becomes equal to rate of backward reaction, या concentration of the reactants become equal to concentration of the products. और delta G क्या होता है? गिब्स फ्री एनर्जी, जो बताती है क्या कि अगर नेगेटिव वैल्यू होगी तो रिएक्शन जो है वो स्पॉन्टेनियस है. ठीक है, सो दिस इज द रिलेशनशिप. अब यहाँ पे हमें नजर आ रहा है कि डेल्टा G और K की जो वैल्यू है वो नेगेटिव लॉग आ रही है. ओके, सो दो कंडीशंस हम डिस्कस कर सकते हैं. फर्स्ट कंडीशन में इफ डेल्टा G नॉट दैट इज यू कैन से पॉजिटिव, अगर डेल्टा G नॉट पॉजिटिव है तो K की वैल्यू क्या हो जाएगी? लेस देन 1, बिकॉज नेगेटिव है ना. अगर डेल्टा G पॉजिटिव होगा तो K जो होगा दैट इज गोइंग टू बी लेस देन 1. ठीक है, एंड अगर ये लेस देन 1 हो गया तो रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस, और वी कैन ऑल्सो से दैट it proceeds to a small extent. ठीक है,
सेकेंड कंडीशन, if delta G naught is less than 0, मतलब कि डेल्टा G naught नेगेटिव है तो K की वैल्यू क्या आ जाएगी? पॉजिटिव, ग्रेटर देन 1। सो इसलिए जो रिएक्शन है spontaneous and reaction proceeds to a larger extent। ठीक है, हैव यू अंडरस्टूड? तो डेल्टा जी और उसके लिए, तो इसका मतलब एंडोथर्मिक रिएक्शंस अगर है तो क्या होगा? वैल्यू ऑफ के विल बी स्मॉलर देन 1। एंडोथर्मिक रिएक्शंस के लिए वैल्यू ऑफ के इज गोइंग टू बी स्मॉलर देन 1, और रिएक्शन अगर के की वैल्यू स्मॉलर देन 1 है तो इट प्रोसीड्स टू अ स्मॉलर एक्सटेंट। सो एंडोथर्मिक रिएक्शंस के लिए हम ये वाला क्राइटेरिया ले सकते हैं, और एक्सोथर्मिक के लिए डेल्टा जी नेगेटिव होगा। एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए हम बोल रहे हैं कि K इज ग्रेटर देन 1, सो इसलिए रिएक्शन विल प्रोसीड टू लार्जर एक्सटेंट। ठीक है, क्लियर हो गया? लास्ट टॉपिक जो इस चैप्टर का है दैट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। फैक्टर्स अफेक्टिंग स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, फैक्टर्स अफेक्टिंग स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, ली-चाटलियर्स प्रिंसिपल। ली-चाटलियर्स प्रिंसिपल, ठीक है। अब आपको पता है, हमने पढ़ा है कि जब भी कोई एक रिएक्शन होती है और इक्विलिब्रियम में हम सारी रिएक्शंस रिवर्सिबल लेते हैं, तो कोई भी स्टेट वेरिएबल अगर हम चेंज करेंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड या बैकवर्ड डायरेक्शन में हो सकती है। ठीक है, कोई भी, जैसे स्टेट वेरिएबल्स हमारे पास क्या है? टेम्परेचर, कॉन्सेंट्रेशन, प्रेशर, वॉल्यूम, इनमें से किसी को भी अगर हम चेंज करते हैं तो इक्विलिब्रियम जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, राइट? तो जब वो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाता है तो रिएक्शन ऑटोमेटिकली अपने आप को रीडायरेक्ट करती है इन सच अ मैनर कि वो उस जो डिस्टर्बेंस इक्विलिब्रियम की है उसको रिड्यूस कर दे। और इसको फॉर्मली जो है वो एक्सप्लेन किया था ली-चाटलियर्स ने। तो क्या बोला ली-चाटलियर्स ने? लिखो, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, according to this principle, if an equilibrium is subjected to any change, और ये चेंज क्या है? चेंज इन स्टेट वेरिएबल्स। If equilibrium is subjected to any change, then the reaction proceeds in such a manner so as to reduce the consequences of the change, so as to reduce the consequences of the change। ठीक है, अब हमने क्या बोला कि हमारे पास जो स्टेट वेरिएबल्स है वो कॉन्सेंट्रेशन है, टेम्परेचर है, प्रेशर है, वॉल्यूम है। तो हम हर एक का चेंज क्या होगा, रिएक्शन को किस तरफ को प्रोसीड करता है या लेके जाता है, जब भी हम इन सबको चेंज करते हैं वो हमें ली-चाटलियर्स प्रिंसिपल में देखना है। सो सबसे पहले हम इफेक्ट ऑफ चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन देखते हैं। ठीक है, हम एक रिएक्शन ले रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अमोनिया की मैन्युफैक्चर ले लेते हैं। ठीक है, इक्विलिब्रियम इस रिएक्शन का क्या बोलता है? NH3 का स्क्वायर अपॉन Q, राइट? अब क्या होगा इसमें कि अगर सपोज हम लोग
कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2 को इंक्रीज कर रहे हैं इसमें, राइट, ठीक है ना। अगर हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2 को इंक्रीज कर रहे हैं तो K कैसे इफेक्ट होगा, N2 डिनोमिनेटर में है तो K की वैल्यू कम हो जाएगी, यही होगा ना कि N2 डिनोमिनेटर में है, K की वैल्यू क्या होगी, कम हो जाएगी। अब इस रिएक्शन को अपने आप को इस तरह से चेंज करना है कि K की वैल्यू सेम रहे। K की वैल्यू सेम रखने के लिए अगर हम कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंस की चेंज करते हैं, इंक्रीज करते हैं, तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करेगा। क्यों? क्योंकि जब हमने नाइट्रोजन की इंक्रीज को आप कह सकते हो बैलेंस करना है, तो उसके लिए उतना ही अमोनिया बनना चाहिए ना, तभी जो K की वैल्यू जो है वो सेट आएगी। तो इसलिए हम बोलते हैं कि when concentration of reactants are increased, when concentration of reactants is increased, reaction proceed towards the products, that is in forward direction, ठीक है, that is in forward direction। और अगर हम प्रोडक्ट्स की इंक्रीज कर दें so reaction will proceed in backward direction, that is towards the reactants, okay। When concentration of products is increased, reaction proceeds towards the reactants, that is in backward direction, ठीक है। सो कॉन्सेंट्रेशन का इफेक्ट समझ आ गया सबको इक्विलिब्रियम के ऊपर। सेकेंड स्टेट वेरिएबल जो हम लेंगे दैट इज टेम्परेचर। ये वाला कॉन्सेप्ट कॉम्पिटिशन्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बाकी आपको 1 मार्क के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट जो है वो कॉम्पिटिशन्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बाकी आपको 1 मार्क के क्वेश्चंस आते हैं, तो इसको प्रॉपर्ली देखना। सेकेंड वेरिएबल हम ले रहे हैं टेम्परेचर, ओके। अब दो तरह के रिएक्शंस होते हैं, वन इज एंडोथर्मिक एंड द अदर वन इज एक्सोथर्मिक। अगर एक रिएक्शन हम ले रहे हैं A to give products, okay, and we are saying that forward direction में reaction exothermic है, तो जो reaction forward direction में exothermic होगी वो reverse direction में endothermic होगी, so reverse reaction जो है वो endothermic है। अब अगर हम temperature increase करते हैं, first case we are increasing the temperature। अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो रिएक्शन प्रोसीड्स टुवर्ड्स एंडोथर्मिक साइड। जैसे कि हमने ये वाली रिएक्शन ली और इस वाली रिएक्शन में हमने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, तो रिएक्शन प्रोसीड करेगी बैकवर्ड डायरेक्शन। क्लियर? अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो रिएक्शन एंडोथर्मिक साइड को जा रही है, तो अगर हम यहाँ पे इस वाले रिएक्शन में टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन एंडोथर्मिक बैकवर्ड जा रही है ना, तो रिएक्टेंट्स बन जाएंगे इसमें वापस। उसी तरह से अगर हम टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं तो डिक्रीज इन टेम्परेचर विल टेक द रिएक्शन टुवर्ड्स एक्सोथर्मिक साइड, ठीक है। एग्जाम्पल हम इसमें ले सकते हैं एक 2SO2 plus O2 to give 2SO3, राइट। और हम बोलते हैं कि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, डेल्टा H फॉर दिस रिएक्शन इज नेगेटिव। अगर डेल्टा H इसका नेगेटिव है तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन क्या होगी, एक्सोथर्मिक,
अगर डेल्टा H नेगेटिव है तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगी और बैकवर्ड में क्या होगी फिर एंडो। ठीक है, अब हमें ज्यादा प्रोड्यूस चाहिए है सल्फर ट्राइऑक्साइड की, तो अगर हमें ज्यादा प्रोड्यूस चाहिए सल्फर ट्राइऑक्साइड की तो टेम्परेचर कंडीशंस हमको क्या रखनी पड़ेगी, लो, क्योंकि हम डिक्रीज करेंगे तभी रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। तो इस रिएक्शन के लिए टेम्परेचर has to be kept low. Have you understood the concept? कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो रिएक्शन टुवर्ड्स एंडोथर्मिक साइड जाती है और अगर टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं तो रिएक्शन टुवर्ड्स एक्सोथर्मिक साइड जाती है। ठीक है, थर्ड प्रेशर। प्रेशर जो है, अगर सपोज हम लोग प्रेशर इंक्रीज करें किसी भी एक रिएक्शन में, तो इंक्रीज इन प्रेशर टेक्स द रिएक्शन टुवर्ड्स लेसर नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, जब भी हम एक रिएक्शन करते हैं, जैसे आप यहाँ पे देख लो, यहाँ पे रिएक्टेंट्स के पास 3 मोल्स है और प्रोडक्ट्स के पास 2 मोल्स है। सो अगर हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन प्रोसीड करेंगे टुवर्ड्स लेसर नंबर ऑफ मोल्स। तो यहाँ पे लेसर नंबर ऑफ मोल्स कहाँ है, प्रोडक्ट साइड। तो अगर इस रिएक्शन में अगेन हमको SO3 की ज्यादा यील्ड चाहिए तो हम क्या करेंगे, प्रेशर हाई कर देंगे। ठीक है, और डिक्रीज इन प्रेशर takes the reaction towards greater number of moles. Right? So let's take one equation we are taking जिसमें हम प्रेशर और टेम्परेचर दोनों का इफेक्ट स्टडी करेंगे। This is the equation. And delta H for the reaction is negative. अब मुझे ये बताओ कि क्या ऐसी कंडीशंस हमको रखनी पड़ेगी ताकि हमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ अमोनिया इसमें प्रोड्यूस हो। डेल्टा H नेगेटिव है तो टेम्परेचर को क्या रखेंगे, लो। सो टेम्परेचर लो। सेकेंड, रिएक्टेंट साइड में 4 मोल्स है, प्रोडक्ट साइड में 2 मोल्स है। सो प्रेशर को क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज। सो वी नीड लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। समझ में आ गया? देन द थर्ड स्टेट वेरिएबल दैट इज वॉल्यूम। फर्स्ट वाज कंसंट्रेशन, second was temperature, third was pressure, अच्छा fourth is volume. According to Boyle's law, pressure is inversely proportional to volume. तो जो pressure का इफेक्ट होगा उसका बिल्कुल ऑपोजिट इफेक्ट वॉल्यूम शो करेगी। राइट, प्रेशर बोल रहा है कि इंक्रीज इन प्रेशर टेक्स रिएक्शन टुवर्ड्स लेसर नंबर ऑफ मोल्स। तो यहाँ पे क्या होगा, डिक्रीज इन वॉल्यूम टेक्स द रिएक्शन टुवर्ड्स, वेरी गुड, डिक्रीज इन वॉल्यूम टेक्स द प्रेशर रिएक्शन towards lesser number of moles. ठीक है, और उसी तरह से increase in volume ठीक है जी, we have understood this? पक्का?
Okay. Then next is introduction of an inert gas. Inert gas क्या करती है? Inert gas कौन सी होती है? जो रिएक्ट नहीं करती, जिसकी रिएक्टिविटी बहुत कम है, जैसे फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की रिएक्टिविटी बहुत कम है। तो जब हम इनर्ट गैस किसी भी एक रिएक्शन में इंट्रोड्यूस करेंगे तो वो क्या करेगा? उस रिएक्शन को स्टॉप करने की कोशिश करना चाहिए उसको। जैसे फॉर एग्जांपल आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा है कि जो ये चिप्स वगैरह के पैकेट्स होते हैं उसमें नाइट्रोजन फ्लश करते हैं। क्यों? ताकि ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल डज नॉट टेक प्लेस और जो रैंसिड स्मेल है उसकी वो ना आए। ओके, सो नाइट्रोजन एक इनर्ट गैस है। इनर्ट गैस का पर्पस क्या होता है? टू गिव एन इनर्ट एटमॉस्फेयर टू द रिएक्शन। पर इनर्ट गैस का इक्विलिब्रियम के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि वो रेट ऑफ रिएक्शन को जरूर कम या ज्यादा कर सकता है, पर वो इक्विलिब्रियम को बिल्कुल भी ऑल्टर नहीं करेगा। सो फिफ्थ पॉइंट हमारा आ गया इंट्रोडक्शन ऑफ इनर्ट गैस। इनर्ट गैस भी हम दो तरह से ऐड कर सकते हैं। फर्स्ट, हम ऐड करते हैं इनर्ट गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, जब हम कांस्टेंट वॉल्यूम पे इनर्ट गैस डालेंगे तो इट विल हैव नो इफेक्ट ऑन द इक्विलिब्रियम, नो इफेक्ट ऑन द इक्विलिब्रियम। सेकेंड कंडीशन, कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर में जब हम इनर्ट गैस डालते हैं तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट होता है टुवर्ड्स ग्रेटर नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, सो कांस्टेंट प्रेशर पे ऑन इंट्रोड्यूसिंग इनर्ट गैस द इक्विलिब्रियम shifts towards greater number of moles. Is it clear? जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग वही वाली रिएक्शन ले लेते हैं 2SO2 plus O2 to give 2SO3। अब अगर हम कांस्टेंट प्रेशर में इसमें इनर्ट गैस इंट्रोड्यूस करेंगे तो रिएक्शन किस साइड को जाएगी? फॉरवर्ड की बैकवर्ड? बैकवर्ड, क्योंकि फॉरवर्ड में 2 मोल्स हैं और बैकवर्ड में 3 मोल्स हैं, तो ग्रेटर नंबर ऑफ मोल्स की तरफ को जाएंगे। हैव यू अंडरस्टूड? देन द लास्ट इज इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या होता है? That substance which alters the rate of a reaction, changes the rate of a reaction without getting consumed. वो reaction में consume नहीं होता जब reaction complete होती है। So at the end of the reaction हम catalyst को as it is वापस ले सकते हैं। Okay, that is what a catalyst is. तो catalyst का equilibrium के ऊपर कोई भी effect नहीं होता। It has no effect on the equilibrium. Catalyst का सिर्फ एक रोल है कि वो रिएक्शन की स्पीड को चेंज करेगा, इक्विलिब्रियम को शिफ्ट नहीं करता है। ठीक है, सो विद दिस वी फिनिश द फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर, दैट इज केमिकल इक्विलिब्रियम। राइट, सो नेक्स्ट क्लास हम थोड़े से न्यूमेरिकल्स